जय हिंद सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। अभिषेक कुमार गुप्ता। यस सर। अभिषेक, मैं देख पा रहा हूँ कि आप मूलतः झारखंड से हैं यस सर। और आपने रांची से बीए ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स में 2017 में, ओके। यस सर। और फिलहाल आप सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में अधिकारी पद के लिए एक प्रत्याशी हैं। यस क्यों आप सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में आना चाहते हैं? सर, एक्चुअली सेंट्रल पुलिस फोर्स एक यूपीएससी का थ्रू ग्रुप ए का सर्विस है सर, और शुरू से मैं पुलिस ऑफिसर बनने की चाहत थी, इसलिए मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लिए ज्वाइन होना चाहता हूं। और इसमें एक सर समाज में एक प्रतिष्ठा है, और इससे मैं हमारे देश को गौरव बढ़ेगा और अपने देश का सेवा कर सकूँगा। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई देखें तो आपने मूलतः इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। यस सर। ऐसा लगता नहीं कि आपकी शुरू से पुलिस फोर्सेस में आने की कोई क्या राय थी, अदरवाइज़ आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स शायद नहीं करते। क्या इस्तेमाल करेंगे शिक्षा का आप पुलिस फोर्सेस में आके? शिक्षा का इस्तेमाल हर क्षेत्र में किया जा सकता है सर, बिना शिक्षा का कुछ पॉसिबल नहीं है आज के वक्त पे। तो सर, शिक्षा को हम अपना इकोनॉमिक्स स्तर पे देखें तो अपने इकोनॉमिक्स स्तर पे जितने भी जो सीमा पार व्यापार हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करेंगे सर। जो सीमा पार गैर तरीके से व्यापार किया जाता है उसे रोका जा सकता है। जो आंतरिक तरीके से जो कुछ भी घोटाला हो रहा है या जो भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में कुछ भी ये हो रहा है उसको हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं सर। मुझे बताइए कि आप तो झारखंड से आते हैं। यस अगर सर। हम झारखंड की विशेष तौर पे बात करें तो उसकी वहाँ की 3 प्रमुख सुरक्षा चुनौतियाँ कौन सी? सर, फर्स्ट में सर नक्सलवाद है सर, जो सुरक्षा चुनौतियाँ। दूसरे सर कि वहाँ पे अभी मॉब लिंचिंग की समस्या कुछ ज़्यादा हो गई सर। और तीसरे पे वहाँ जो जनजातीय इलाके में ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स के बीच में अंतर कला है सर। अगर हम नक्सलवाद की समस्या पर अगर विचार करें तो क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी, कहाँ से आती है ये समस्या? सर, नक्सलवाद बेसिकली 1967 में सर नक्सलबाड़ी ग्राम से वेस्ट बंगाल से स्टार्ट किया गया था सर, चारू मजूमदार और कांडू सन्याल के द्वारा सर। तो उस जब शुरुआत हुई थी सर, इसकी उद्देश्य कुछ अलग थी, लेकिन आज के परिदृश्य में इसका उद्देश्य कुछ अलग हो गया सर। तो ये जब नक्सलवाद शुरू हो गया तो मुख्य तर्क क्या है नक्सलवादियों का? सर, जब शुरुआत हुई थी तब उनके तर्क से वो माओ के विचार पे आधारित थे सर, माओ का आइडियोलॉजी पे, कि जो हमें जो भी हमारे जो पावर है, अधिकार है, वो छीन के लेना चाहिए। और उन्हें लगता है कि हमें आज़ादी तरीके से नहीं मिले हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सिस्टम में उनका कहना है कि जो हम अंग्रेज़ों से आज अरबपतियों के हाथ में चला गया है शासन और हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है, तो उसी को वो अपना जंगल ज़मीन को बचाने के लिए वो एक तरह से लड़ाई और अपने आंदोलन के रूप में देखते हैं। तो आप उनके तर्क से सहमत हैं या उसमें कुछ परेशानी दिखाई देती है? सर, उनके तर्क से हम बिल्कुल पूर्ण तरीके से तो सहमत नहीं कर सकते सर। कुछ उनके तर्क सहमत हैं और कुछ उनके सर तर्क सहमत नहीं है सर। आज के टाइम में तो सर बिल्कुल भी अगर कहा जाए तो आज के टाइम में सहमत नहीं हो सकता सर, क्योंकि आज के परिदृश्य में उनका उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है। आज के परिदृश्य में उनका उद्देश्य सिर्फ एक अपने आप को वर्चस्व स्थापित करना। झारखंड से आते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं हमारी ट्राइबल नीतियों में, हमारी जो आदिवासियों को लेकर नीति रही, उसमें क्या कमी रही कि आदिवासियों को लगातार ये लगता रहा कि उनको प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं मिलता? सर, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं मिलने का सर सिर्फ एक कारण, वहाँ पे बहुत सारे कारण हैं सर। सबसे बड़ा कारण ये कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो हमेशा से आदिवासियों को दबाते आ रहे हैं सर। चाहे उनके ज़मीन पे कब्जा हो, चाहे कुछ उनका जो अधिकार हो, वो हमेशा उनको उतना नहीं मिल पाया है जितना कि उनको मिलना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि हमें सरकार द्वारा ये अधिकार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसमें सरकार के जो नीतियाँ वो तो सही है, लेकिन जो नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन है सर वो गलत तरीके से हो रहा है। उसके वजह से वो और जितने भी खनन माफिया हैं, खनन माफिया की वजह से उन्हें अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। और जो खनन नीति रही है वो सही बिल्कुल खनन नीति का जो अभी जो है सर, वो खनन नीति पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है सर। आप तो खुद झारखंड में एक गैर आदिवासी व्यक्ति हैं। यस सर। आपको लगता है कि गैर आदिवासियों और आदिवासियों के बीच जो संबंधों में सद्भाव होना चाहिए था वह नहीं है, इसकी वजह आदिवासियों के व्यवहार में है या गैर आदिवासियों के व्यवहार में? सर, इसका वजह तो मैं गैर आदिवासियों के व्यवहार में मानूंगा सर। क्या क्या गड़बड़ है? सर, पहला गड़बड़ है कि उन्हें आप हे की दृष्टि से देखना सर। जैसे कि आज भी जनजातीय इलाकों में जो गैर आदिवासी लोग हैं वो उन्हें दलित की तरह तौर पे देखते हैं और उनसे छुआछूत का भावना आज भी व्याप्त है सर।
और एक क्या है कि हमारे झारखंड में अभी पूर्ण तरीके से साक्षर नहीं है सर। तो एक साक्षरता की कमी की वजह से, जागरूकता की कमी की वजह से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, उन्हें एक गलत तरीके से देखा जाता है। दूसरा ये है सर कि उनके जो ज़मीनें हैं उनसे गलत तरीके से कब्जा कर लिया जाता है, या उसको कुछ कम पैसे पे दे के या उनको गलत तरीके से मोटिवेट करके उनको ज़मीनों पे कब्जा कर लिया जाता है। अभिषेक, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करें तो आपके अनुसार भारत के अपने पड़ोसी देशों से जो सार्क के देश हैं उनके साथ संबंध हाल में बिगड़े हैं बजाय अच्छे होने के। एक आध देश को छोड़कर अधिकांश के साथ हमारे संबंध कोई पहले की तुलना में खराब स्थिति में है। क्या वजह है? हमारी नीति में कोई ऐसा बदलाव आया है या सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया की ऐसी बदली है? सर अभी सोशियो पॉलिटिक सिचुएशन देखा जाए सर, दुनिया की तो धीरे धीरे बदलती जा रही है सर। चाहे अगर चाइना की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें तो दोनों गुट अलग अलग हो रहे हैं, जिसके वजह से जो हमारे पड़ोसी देश हैं तो एक दूसरे गुट को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी और को समर्थन कर रहे हैं। इसकी वजह से जो सोशियो पॉलिटिक्स जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं चेंज होता नज़र आ रहा है सर। और जो हमारे देश के साथ जो पड़ोसी है जो पड़ोसी हमारे देश हैं जैसे एज लाइक पाकिस्तान और नेपाल, वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ चाइना की तरफ को झुकाव दिखा जा रहा है। तो इसलिए हमारा देश है उस थोड़ा सा अमेरिका की तरफ झुकाव होने की वजह से उनका संबंध खराब हो गया सर। थैंक यू। अभिषेक, यस मैम। इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपने? यस मैम। तो अभी आप बता रहे थे कि इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प कर सकता है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए। यस। इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी थ्रेट्स दे कौन से सकता है? मतलब इकोनॉमिक्स की वजह से क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं? सर मैम, मनी लॉन्ड्रिंग सबसे पहले है कि मनी लॉन्ड्रिंग इकोनॉमिक्स थ्रेट दे सकता है मैम। और जो जितने भी गैर तरीके से जो व्यापार हो रहे हैं वो इकोनॉमिक थ्रेट्स देख सकते हैं। और एक सही तरीके से देखा जाए तो सब इकोनॉमिक बेस पे ही जितना भी नक्सलवाद है आज, चाहे उन्हें पैसा के मामले में जो लेवी वसूलना है वो इकोनॉमिक थ्रेट से ही। नक्सलवाद का जन्म ही अभी जो नक्सलवाद जो पनप रहा है वो उनका मकसद ही है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा लेवी वसूल करके अपने आप को वर्चस्व स्थापित करना। और जितना भी लेवी वसूलते हैं वो उनका संबंध कहीं ना कहीं बड़े बड़े गैंग से या बड़े बड़े लोगों से होता है। इसकी वजह से नक्सली को ख़त्म करना से मुश्किल हो जा रहा है। क्या इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन एक थ्रेट है? यस मैम, ग्लोबलाइजेशन किस तरह से? तो मैम ये इकोनॉमिक्स बेस पे देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि मैम जो इकोनॉमिक्स का जो भी दायरा बढ़ा है वो इसके वजह से ग्लोबलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि मैम हमारा जो अभी आंतरिक जो ये व्यापार आंतरिक हथियार का समस्या है कि जो गैर तरीके से हथियार आ रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है मैम। कि आज जितने भी अलग अलग पड़ोसी देशों से या और भी देशों से जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को जो इफेक्ट कर रहे हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से लगाया जा सकता है मैम। ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, उसका स्टेटस किस तरह का है इंडिया में? क्या इंटर एजेंसी शेयरिंग जो होती है इंफॉर्मेशन की, क्या वो एक अच्छे स्तर पर है या नहीं? सॉरी मैम, आई डोंट नो। 26/11 जो मुंबई में अटैक्स हुए थे, यस मैम, उनके बाद सरकार ने कुछ स्टेप्स प्रपोज करे थे। क्या आप बता सकते हैं क्या थे वो? 26/11 के बाद मैम उतना ध्यान से मेरे को पता नहीं। ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस में विमेन को कॉम्बैट रोल्स दिए जाने चाहिए? यस मैम। तो क्यों नहीं दिए जाते अभी? क्या वजह है? वजह मैम कि एक शुरू से हमारा जो समाज रहा है जो पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो वहाँ पे हमें हमेशा से महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन एक्चुअली यह सिस्टम अभी है नहीं। आज के जो परिदृश्य में देखा है तो आज के परिदृश्य में महिलाओं को दिया जा रहा है। अभी हाल में ही CRPF में छत्तीसगढ़ में एक अलग से महिलाओं का दस्ता बना है, तो उनको भी मौका मिल रहा है। और अभी खुद ही सरकार हमारे घोषणा की है कि महिलाओं को भी 33% इनसे मिलना चाहिए, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस या आर्मी में उन्हें जगह मिलना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे करके हमारा प्रदेश से बदलता जा रहा है और कॉम्बैट रोल में भी महिलाओं को भेजने की धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स किस कंट्री के रिलेशन में बोला जाता है जो इंडिया को थ्रेट देते हैं? मैम एज लाइक पाकिस्तान। इंडिया में कोई है नॉन स्टेट एक्टर्स जो दूसरी कंट्रीज़ को थ्रेट देते हैं? आई डोंट नो। ठीक है। और
चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों, चाहे वो CAPF हो, सबका एक्चुअल कंट्रोल जो रहता है वो ब्यूरोक्रेट्स के पास रहता है। यस मैम। आर्म्ड फोर्सेस का, डिफेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है, और CAPF का किसके पास होता है? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के पास, राइट। तो क्या आपको लगता है कि वो एक बाधा है प्रॉपर फंक्शनिंग में फोर्सेस की? मैम ऐसा तो 100% तरीके से नहीं कहा सकता मैम, क्योंकि अगर CAPF को मिनिस्ट्री के अंदर नहीं रखे, किसी उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी सर मैम लोग जनता को देना पड़ता है, जनता को जवाब देना। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो CAPF है वो जनता के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो हमारे मिनिस्ट्री है वो जनता के लिए ही बनी है। तो एक अगर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं रखा जाए तो CAPF को असीमित अधिकार मिल जाएगा मैम, जो उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करेंगे। इसलिए उन्हें एक ऊपर अथॉरिटी होनी चाहिए मैम। सर अभिषेक, Yes, आप sir. झारखंड से आते हैं। यस सर। झारखंड में कोयला काफ़ी होता है? यस होता है। यस सर। क्या चैलेंजेस हैं कोयला या कोल माइनिंग के? कोल माइनिंग का चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस बताइए। यस, कोल माइनिंग का सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज सर नक्सलवादी है, क्योंकि नक्सलवाद का जन्म और नक्सलवाद का जो पनप रहा है, जो नक्सलवाद अभी भी वहाँ पे वो उपस्थित है और जिसको पूरा तरह से ख़त्म नहीं होने का है, सर कोल माइंस है। क्योंकि कोल माइंस में कहने को सरकार का वो अंदर आता है, लेकिन अभी भी उनका नक्सली लोग कोल माइंस को कब्जा कर रखे हैं। बड़े बड़े लोगों से लेवी वसूलना, जो भी वहाँ पे DO होल्डर्स हैं या जो भी वहाँ कोयले के लिए जो DO लगाते हैं, उनसे लेवी वसूलना एक तरह से उनका पेशा बन गया सर। और ये इसमें क्या कोल माफिया भी नक्सलवादियों के साथ मिले हुए हैं? यस सर, कोल माफिया या भी है। नक्सलवादी कोल माफिया हैं, या अंतर है इनमें कुछ? सर नक्सलवादी ही कोल माफिया कह सकते हैं, लेकिन सर कोल माफिया भी एक ग्रुप है वहाँ पे। कोल माफिया भी लोग वहाँ पे पड़े हुए, जैसे अभी हाल में 3-4 साल पहले JLT का गठन हुआ था, झारखंड लिबरेशन टाइगर का। तो कहने को सर वो नक्सलवादी है, लेकिन है वो एक्चुअली कोल माफिया ही। और कोल माफिया होने की वजह से उन्हें लेवी वसूला जाता है। तो अभी तक 4-5 नक्सली सक्रिय ग्रुप है वहाँ पे, जिनका मेन मोटिव है लेवी वसूलना और एक तरह से दबंगई करना और वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करना सर। अच्छा, ये बताइए कि कॉन्ट्राबैंड एक शब्द यूज़ होता है, क्या है ये कॉन्ट्राबैंड? सर सुना है सर, आई आपने? डोंट नो। अच्छा, ग्रे हाउंड्स क्या है? यस सर, ग्रे हॉन्ट एक नक्सली ऑपरेशन हुआ सर 2009 में। नक्सली ऑपरेशन हुआ या ऐसी कोई सॉरी सर, ग्रे हॉन्ट आंध्र प्रदेश का एंटी नक्सल दस्ता है सर। और ग्रीन हंट नक्सली का ऑपरेशन हुआ था सर झारखंड में 2009 में। तो ये ग्रे हाउंड्स की क्या विशेषता है? सर ग्रे हॉन्ट नक्सलियों को टैकल करने के लिए बनाया गया सर आंध्र प्रदेश में। और उनकी विशेषता है कि सर जो ग्रे हॉन्ट से हैं उस CRPF और स्थानीय पुलिस से मिलकर वहाँ पे नक्सलियों को कंट्रोल करते हैं सर, और उनसे आत्मसमर्पण जहाँ तक हो सके क्या आत्मसमर्पण इनकी करवाते हैं। ट्रेनिंग कुछ अलग प्रकार की है? क्या मतलब वजह रही कि इनको काफ़ी सफलता मिली एंटी नक्सल ऑपरेशंस में? सर क्योंकि इनके ऊपर उतनी राजनीतिक प्रेशर नहीं रहता है सर वहाँ पे, और उनके थोड़ा सा राजनीति की तरफ से और जो भी वहाँ पे सक्रिय ग्रुप है उनके साथ अच्छे से उनका सक्रिय सहयोग मिल रहा है, उसकी वजह से इनकी सफलता ज़्यादा हुई है। अच्छा, एक कोबरा फोर्स भी बनाई गई है, क्या सर, है कोबरा फोर्स? सर छत्तीसगढ़ में कोबरा फोर्स बनाई गई है सर। को वहाँ पे जितने भी नक्सली जो संगठन है, जो कोबरा नक्सली संगठन जितने भी छत्तीसगढ़ में हैं और जो कोयला खान को घेर के रखे हैं या कोयला खान को कब्जा कर रखे हैं, उनसे मुक्त कराने के लिए इन्हें बनाया गया है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यस सर। के साथ आप क्या चैलेंजेस देखते हो? अभी भारत काफ़ी प्रमोट करना Yes, चाह sir. रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, लेकिन क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसमें? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा चैलेंज है सर कि यहाँ पे उतना मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं है सर झारखंड में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूर्ण तरीके से यहाँ पे सफल हो सके सर। दूसरा बड़ा चार्जर कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए सर, लेकिन चार्जिंग स्टेशन अभी उतना तरीके से उपलब्ध नहीं है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को अभी सक्सेसफुली लॉन्च नहीं किया सकते सर। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि ट्रेड वॉर्स काफ़ी चर्चा में रहते sir. हैं, तो क्या है ट्रेड वॉर? सर ट्रेड वार बेसिकली एक तरह का वार है जो इकोनॉमिक्स के रूप में है सर। और बेसिकली जो बड़े देश हैं जो बड़े देश एक दूसरे से आयात हो रहा है सर, इनका तो जो आयात शुल्क है इसके ऊपर आयात शुल्क लगा देना, और इसके बदले में दूसरे देश है जो अपने प्रतिस्पर्धी देश जहाँ पे उनका आयात शुल्क वृद्धि हुआ है उसके ऊपर भी वहाँ पे आयात शुल्क लगा देना। इसके वजह से वस्तुओं का व्यापार में कहीं आवाजाही में कमी होती है सर, निर्यात को इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से एक तरह से वार का ही सिचुएशन पैदा हो जाता है। अच्छा,
वाटर क्राइसिस भी काफ़ी बढ़ गई है देश में, यस सर। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स सुझा सकते हैं कि जिससे मतलब वाटर क्राइसिस से अभी बचा हाल जा में ही सके? हमारे प्रधानमंत्री जी 2 स्टेप लिए हैं कि जल संरक्षण होना चाहिए, वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। और दूसरी बड़ा स्टेप है कि सर कि हमें जो भी जल को हम अनियमित से बर्बाद कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं हमें रोकना चाहिए। जो बड़े बड़े बांध हैं उनका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। जो नदियों को लिंक करने की परियोजना है उन्हें ज़्यादा जल्दी रेगुलेट करना चाहिए कि नदियों को लिंक किया जा सके, और जहाँ पे नहीं पानी है वहाँ पानी प्रोवाइड किया जाए। क्या कि हमारा देश बहुत बड़ा है तो कहीं भी सूखा पड़ जाता है, कहीं भी बाढ़ पड़ जाता है। अभी चेन्नई में ही पानी की बहुत बुरी क्राइसिस हो गई है। ठीक है, ये बताइए कि एनआरसी कहाँ हो रहा है? सर असम में एनआरसी हुआ था सर। एनआरसी जो असम में एनआरसी हुआ तो वहाँ पे जितने भी क्या है फुल फॉर्म एनआरसी का? नॉन रेजिडेंशियल, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। हाँ, नॉन रजिस्टर्ड सिटीजन्स। हाँ, तो क्या है इसमें, क्या करने की कोशिश हो रही है? सर इसमें यह है कि जो असम में जो रह रहे हैं प्रवासी लोग, उन्हें भारत सरकार द्वारा नागरिकता दी जा रही है सर कि जितने भी अप्रवासी लोग हैं और अप्रवासी की संख्या यहाँ पे बढ़े नहीं, या जो भी गैर अप्रवासी लोग हैं उसे कम किया जा सके। इसलिए वहाँ पे जितना भी लोग हैं उन्हें आपको ठीक से register पता किया है अभिषेक, कि आप ऐसे ही बता रहे हैं? सर मेरे को उतना ठीक से पता नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल में ही आसाम की देखा देखी एक और पूर्वोत्तर के राज्य ने ऐसा करने की का सोचा है, एक कदम उठाया है। आपको पता है उस राज्य का नाम? सर डोंट। अच्छा, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट में एक भारत सरकार की स्कीम है CIBMS, इसके बारे में जानकारी है आपको? डोंट। अच्छा, बॉर्डर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है? बॉर्डर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सर, जब भी क्विक फेंस जो भारत बांग्लादेश के बीच में लगाने की बात चल रही है सर। क्या है वो? क्विक फेंस है QR या स्मार्ट फेंसिंग है? हाँ, स्मार्ट फेंसिंग है सर। वहाँ पे कि जो जिससे वस्तुओं को जो गैर वस्तु जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उसका व्यापार ना हो सके। चलिए, इसलिए एक तो फेंसिंग हो गई, और कहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो सकता है? सर और जो भी रडार्स हैं कि हमारे देश को करने के लिए, और एक है बहुत सारे टेक्नोलॉजी है सर, नाम भी याद नहीं है। ठीक है। अभिषेक, यस सर। अभिषेक संगीत सुनना पसंद करते हैं? यस सर। संगीत सुनने पसंद करने वाले लोग तो कवि हृदय, कोमल हृदय लोग होते हैं। पुलिस फोर्सेस में क्या करेंगे आप संगीत का इस्तेमाल? सर संगीत का इस्तेमाल हमेशा सर हमारे आंदोलन में भी होते रहे हैं। चाहे जो फोर्स अभी जो मूवमेंट है हमारा, जो भी जय हिंद का गाना है, चाहे और जो हमारे बंग बंग जो आंदोलन हुआ था सर। इस बार की रिपब्लिक डे परेड में किसी भी CPF बैंड द्वारा जो म्यूजिक बजाया गया था उनमें से किसी एक को बताइए। सर याद नहीं है सर। कौन कौन से बैंड्स हैं CPF के? डोंट नो। जो BSF है उसका उद्बोधन गान कौन सा है? डोंट नो। नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा।